ये लीजिए साहब। तो बेसिकली हम अब बात कर रहे हैं, बेसिकली हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा मैनेजमेंट ऑफ बेटा आपको बोर्ड प्रॉपर्ली दिखाई दे रहा है, ऑडियो वीडियो प्रॉपर्ली आ रहा है? ओके चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन 88 रजिस्टर्स ऑफ कंपनी। मतलब हमने बहुत सारी जगह बात की है कि कंपनी को रजिस्टर मेंटेन करने होते हैं, कंपनी को रजिस्टर मेंटेन करने होते हैं। अब वो रजिस्टर कौन से रजिस्टर बेसिकली उनको मेंटेन करने होते हैं और उन्हें कहां पे मेंटेन करना होता है और कैसे मेंटेन करना होता है वो आपको बताता है सेक्शन 88। 88 से लेके बेसिकली हम 91 तक जाएंगे, 88 से लेके 91 तक जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट टास्क जो है वो है 88 और कुछ रूल्स। 88 और 88 से रिलेटेड कुछ रूल्स भी दिए हुए, तो वो रूल्स हमें देखने हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 88 दैट इज रजिस्टर्स। सेक्शन 88 रजिस्टर्स क्या कहता है साहब? सेक्शन 88, सेक्शन 88 आपको क्या कहता है? ध्यान से देखिए। सेक्शन 88 बात करता है मेंटेनेंस। सेक्शन 88 रजिस्टर्स के बारे में किस चीज की बात करता है? सेक्शन 88 बात करता है मेंटेनेंस की, कि साहब रजिस्टर कैसे मेंटेन करोगे। तो मेंटेन करने के लिए अब सबसे पहले बात आती है साहब, आप कौन से रजिस्टर की बात कर रहे हो सर? कौन कौन से रजिस्टर मेंटेन करने पड़ेंगे? तो कौन कौन से रजिस्टर मेंटेन करने पड़ेंगे? सबसे पहले रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स का मीनिंग क्या है? रजिस्टर ऑफ मेंबर्स का मीनिंग है सेपरेट फॉर इक्विटी एंड प्रेफरेंस। तो ये कहता है साहब आपको इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए सेपरेट रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। डन। रजिस्टर फॉर डिबेंचर एंड अदर सिक्योरिटी, डिबेंचर एंड ईच अदर सिक्योरिटी। अगर आपने डिबेंचर्स इश्यू कर रखे हैं तो डिबेंचर का रजिस्टर, या और कोई सिक्योरिटी जैसे कोई बॉन्ड है, कोई और चीज है, कोई और सिक्योरिटी है, तो सबके लिए अलग अलग रजिस्टर आपको मेंटेन करने पड़ेंगे। तो आप सिंपली क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं शेयर्स के लिए रजिस्टर होना चाहिए, इक्विटी के लिए और प्रेफरेंस के लिए तो वो तो मेंबर हो गए, और कोई सिक्योरिटी आपने इश्यू कर रखी है तो उसके लिए भी रजिस्टर होना चाहिए, चाहे वो डिबेंचर हो चाहे वो कोई अदर सिक्योरिटी हो, सबके लिए आपको रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। चलिए साहब आगे बात करते हैं। फॉर्म एंड मैनर, फॉर्म एंड मैनर ऑफ रजिस्टर्स, मतलब रजिस्टर है वो आपको कौन से फॉर्म में मेंटेन करने हैं, किस मैनर में मेंटेन करने हैं? डिस्क्राइब्ड इन रूल्स। अब जो फॉर्म है और मैनर है
उसके लिए आपको क्या देखने पड़ेंगे, उसके लिए आपको रूल्स देखने पड़ेंगे, उसके लिए आपको रूल्स डिस्क्राइब करने पड़ेंगे, रूल्स में जाके देखना पड़ेगा कि हाँ साहब कौन से रजिस्टर की आप बात कर रहे हो। डन। चलिए आगे बात करते हैं। रजिस्टर सेल contain, register cell contain इंडेक्स ऑफ नेम्स। जैसे आप अपनी नोटबुक में, अपनी बुक में इंडेक्स दी हुई होती है, वैसे ही हर रजिस्टर में कौन कौन सी डिटेल्स दी हुई है, कौन सी डिटेल्स किस पेज पे दी हुई है, उसकी इंडेक्स मेंटेन होनी चाहिए नाम के साथ कि हाँ भाई ये चीज, ये इंफॉर्मेशन इस पेज पे गिवन है, तो उसकी इंडेक्स गिवन होनी चाहिए हर पेज पे। अब बात आती है बेटा, मान लो कोई कंपनी है, उसने शेयर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, मतलब डीमेट फॉर्म में, पहले तो क्या था कि साहब शेयर इश्यू किए जाते थे, कौन से फॉर्म में किए जाते थे, शेयर इश्यू किए जाते थे, अपन बोलते थे कि साहब हार्ड कॉपी, फिजिकल फॉर्म में इश्यू किए जाते थे। लेकिन अब शेयर्स फिजिकल फॉर्म में तो इश्यू किए नहीं जाते, अब तो शेयर कैसे इश्यू किए जाते हैं, अब तो शेयर इश्यू किए जाते हैं डीमेट फॉर्म में। और डीमेट फॉर्म में तो सारा का सारा डेटा ऑलरेडी डीमेट अकाउंट्स। अब आपको जब कस्टमर मेंबर को जब डेटा चाहिए तो वो क्या करेगा, अपना डीमेट अकाउंट खोल के देखेगा, उसके पास सारा डेटा आ जाएगा। आपको अगर डेटा चाहिए तो आप डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी मतलब जिसके यहाँ पे डीमेट अकाउंट्स होते हैं, आप उसके यहाँ पे डेटा लेंगे, उसके डेटा में सारा डेटा लिखा हुआ होगा। तो क्या आपको कोई अलग से रजिस्टर मेंटेन करने की जरूरत होती है? जब भी कोई आदमी शेयर परचेज करता है तो डिपॉजिटरी के यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसका नाम एंटर हो जाता है। जब भी कोई आदमी शेयर सेल करता है तो डिपॉजिटरी के यहाँ पे ऑटोमेटिकली नाम एंटर हो जाता है। तो अगर आपके शेयर्स डीमेट फॉर्म में, तो आपको अलग से रजिस्टर मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। डिपॉजिटरी का जो डेटा होता है वही आपका रजिस्टर मान लिया जाएगा। तो हम कह रहे हैं इफ शेयर्स इन डीमेट फॉर्म then depository data will be sufficient, no need to maintain सेपरेट रजिस्टर। तो अगर आपके जो शेयर्स है वो डीमेट फॉर्म में है तो डिपॉजिटरी के डेटा को ही रजिस्टर मान लिया जाएगा। आपको अलग से मेंटेन करने की, रजिस्टर मेंटेन करने की मेंबर्स के लिए जरूरत नहीं। फॉरेन रजिस्टर्स अलाउड। क्या कंपनी फॉरेन में रजिस्टर मेंटेन कर सकती है? कर सकती है। इफ AOA परमिट्स, अगर आपके AOA परमिट करते हैं तो आप फॉरेन रजिस्टर रख सकते हैं, अदरवाइज नहीं रख सकते हैं। ठीक है, डन। तो ये बात है, ये बात आपको किसने बताई है? ये बात आपको बताई है सेक्शन 88 में। 88 क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। 88 कहता है आपको शेयर होल्डर के लिए, मतलब इक्विटी हो, प्रेफरेंस हो या अदर कोई सिक्योरिटीज हो, सबके लिए अलग अलग रजिस्टर मेंटेन करने होते हैं।
उनका फॉर्म एंड मैनर अभी हम रूल्स में डिस्कस करेंगे। फिर कहता है कि हर रजिस्टर की इंडेक्स होनी चाहिए, बोले होनी चाहिए। शेयर अगर डीमेट फॉर्म में है तो अगर डीमेट फॉर्म में जो शेयर्स है उनके लिए अलग से रजिस्टर मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती, डीमेट का डेटा ही काम में आ जाएगा। और फॉरेन रजिस्टर मेंटेन कर सकती है क्या कंपनी? फॉरेन रजिस्टर मेंटेन कर सकती है अगर एओए परमिट करता है तो। डन यहां तक? ओके, अब चलते हैं आगे। इसके बाद फटाफट से नोट करके कंप्लीट कीजिए। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं रूल्स। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं रूल्स कि कुछ रूल्स में भी हमें कोई बात बताई गई है क्या, कैसे मेंटेन करना है। क्लियर? यहां तक नोट कर लिया? हटा दूं इसको बेटा? क्या इस कंटेंट को हटा दूं? चलिए, अब आता है सबसे पहले रूल नंबर 3। रूल नंबर 3। तो रूल नंबर 3 क्या कहता है? रूल नंबर 3 सबसे पहले आपको कहता है साहब, फॉर्म MGT1। पहला फॉर्म कौन सा है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स का? MGT1। MGT1 किसके लिए रखा जाएगा? रजिस्टर फॉर मेंबर्स के लिए। मतलब मेंबर्स का मतलब कौन? मेंबर्स का मतलब होता है साहब इक्विटी शेयर्स और प्रीफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स एंड प्रीफरेंस शेयर्स। ठीक है साहब? फॉर्म MGT2। फॉर्म MGT2। फॉर्म MGT2 that is अदर रजिस्टर। अदर रजिस्टर, अदर रजिस्टर मतलब डिबेंचर एंड, अदर रजिस्टर का मतलब क्या होता है? डिबेंचर एंड अदर सिक्योरिटीज। ठीक है साहब? ये आपको किसने बताया? रूल नंबर 4 में। बातें आगे की सेम है, केवल इतना सा फर्क है। रूल नंबर 3 कहता है MGT1 MGT2, रूल नंबर 4 MGT1, और रूल नंबर 4 क्या कहता है? MGT2। बाकी का मेंटेनेंस सेम है। ठीक है? तो रूल नंबर 3 कहता है MGT1 रजिस्टर मेंटेन करो फॉर द मेंबर्स। रूल नंबर 4 कहता है MGT2 फॉर्म में रजिस्टर मेंटेन करो अदर रजिस्टर्स, मतलब अदर सिक्योरिटीज के लिए रजिस्टर आप मेंटेन करोगे। ठीक है साहब? अब आती है टाइम लिमिट। टाइम लिमिट, टाइम लिमिट तो ये कहता है फ्रॉम इंसेप्शन ऑफ
कंपनी फ्रॉम इंसेप्शन ऑफ कंपनी। बेटा इंसेप्शन वर्ड का मीनिंग आपको पता है? इंसेप्शन वर्ड का मीनिंग होता है स्टार्ट। इंसेप्शन वर्ड का मीनिंग होता है स्टार्ट। कंपनी जब से आपने स्टार्ट की है, तो जब से स्टार्ट हुई है तब से आपको ये रजिस्टर्स क्या करने हैं? मेंटेन करने हैं। चलिए साहब, सर एक बात बताओ, कंपनी तो बहुत पहले स्टार्ट हो गई थी, कंपनी तो बहुत पहले ही स्टार्ट हो गई थी, लेकिन जब कंपनी स्टार्ट हुई थी तब ये रजिस्टर्स अप्लीकेबल ही नहीं थे। जब कंपनी स्टार्ट हुई थी तब ये रजिस्टर मेंटेन करना एप्लीकेबल ही नहीं था। एप्लीकेबल ही बाद में हुआ है सर, एप्लीकेबिलिटी ही बाद में आई है। अब क्या करें सर, एप्लीकेबल हुआ ही बाद में है। मैंने कहा कोई बात नहीं है, और विद इन 6 months फ्रॉम एप्लीकेबिलिटी, विद इन 6 months फ्रॉम द एप्लीकेबिलिटी, एप्लीकेबल होने के 6 महीने में। ठीक है साहब, तो या तो जिस दिन मान लो कंपनी बाद में स्टार्ट हुई है, तो जब कंपनी स्टार्ट हुई है तब से आपको ये मेंटेन करना है। और आप कहते हो सर कंपनी तो पहले ही स्टार्ट हो गई थी और ये रूल बाद में एप्लीकेबल हुआ है, रूल बाद में एप्लीकेबल हुआ है, तो विद इन 6 months ऑफ एप्लीकेबिलिटी आपको रजिस्टर्स क्या करने पड़ेंगे? मेंटेन करने पड़ेंगे। चलिए साहब, कंपनी हैविंग नो शेयर कैपिटल। अब बेटा कई बार ऐसा भी हो सकता है कि एक कंपनी है, वो शेयर कैपिटल के अकॉर्डिंग नहीं है। मतलब अगर शेयर कैपिटल होती है तो हम कहते हैं साहब ये कंपनी का मेंबर है, इसके पास इतने इक्विटी शेयर्स हैं, इतने प्रेफरेंस शेयर्स हैं, ठीक है साहब। लेकिन एक कंपनी के मेंबर्स ऐसे हैं जिस कंपनी में कैपिटल नहीं है, वो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड बाय गारंटी है। मतलब मेंबर्स ने कंपनी के लिए गारंटी दे रखी है। अब गारंटी दे रखी है तो उसके उसके रजिस्टर में आप क्या क्या डिटेल्स डालोगे? तो बोले इसमें लिख दो फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। भाई मेंबर के लिए फॉर्म तो कौन सा होता है? MGT 1। मेंबर के लिए फॉर्म तो MGT 1 ही होता है। अब अगर वो इक्विटी शेयर होल्डर होता तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती। क्यों दिक्कत नहीं होती? भैया बड़ा इजी सा काम है, कितने इक्विटी शेयर हैं, कितने रुपए के हैं, क्या उसका नाम है, सारी चीजें अवेलेबल होती। बट ये तो नॉर्मली कंपनी का मेंबर है, शेयर कैपिटल तो है ही नहीं। तो सबसे पहले KYC ऑफ मेंबर। सबसे पहले तो क्या आएगा? सबसे पहले तो आएगा KYC ऑफ मेंबर। अच्छा भाई, KYC ऑफ मेंबर, KYC का मतलब समझते हैं क्या आप KYC का मतलब समझते हैं? व्हाट इज KYC? KYC का मतलब समझते हैं? जवाब दीजिए, क्या आप KYC का मतलब समझते हैं?
केवाईसी का मतलब क्या होता है प्रियंसी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केवाईसी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केवाईसी? नोइंग द क्लाइंट, मतलब आपके कस्टमर की, कस्टमर मतलब आपका जो मेंबर है, उसकी केवाईसी का मतलब होता है उसका नाम क्या है, उसका पता क्या है, आप उससे कैसे कांटेक्ट कर सकते हो, उसका एड्रेस क्या है, वो सारी डिटेल उसमें लिखी हुई होगी। मतलब मेंबर की सारी डिटेल उसमें लिखी हुई होनी चाहिए। फिर डेट ऑफ ज्वाइनिंग और सीजेशन, मतलब अगर मेंबर ने ज्वाइन किया है तो ज्वाइन करने की डेट, और कोई मेंबर छोड़ के गया है तो छोड़ के जाने की डेट उसमें मेंशन होनी चाहिए। अमाउंट ऑफ गारंटी, अमाउंट ऑफ गारंटी, मेंबर ने जितने अमाउंट की गारंटी दी है, मेंबर ने जितने अमाउंट की गारंटी दी है वो अमाउंट लिखा हुआ होना चाहिए। और एनी अदर डिटेल रिलेटेड टू मेंबर, मतलब और अगर उस मेंबर से रिलेटेड कोई डिटेल है, और अगर उस मेंबर से रिलेटेड कोई डिटेल है, और भी कोई उसके साथ कोई तरह का आपका टर्म्स है, कोई कंडीशंस है, तो वो भी आपकी उसमें लिखी हुई होनी चाहिए। डन। तो ये बात आपको कौन कह रहा है? ये बात आपको कह रहा है रूल नंबर 3। ठीक है, तो देखो ध्यान से पढ़ना सारी चीजों को। सबसे पहले हमने कहा रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 किसकी बात करता है? MGT 1, रजिस्टर ऑफ मेंबर। इसी तरह रूल नंबर 4 कहता है रजिस्टर ऑफ सिक्योरिटी। दोनों के टाइम लिमिट सेम है, दोनों की टाइम लिमिट, रूल नंबर 3 रूल नंबर 4 टाइम लिमिट सेम है। वो कहते हैं या तो जिस दिन कंपनी स्टार्ट हुई थी भैया उस दिन से मेंटेन करो। अगर रूल उसके बाद में अप्लीकेबल हुए हैं तो रूल अप्लीकेबल होने के 6 महीने के अंदर अंदर ये रजिस्टर आप मेंटेन कर लो। अगर कंपनी नो शेयर कैपिटल वाली कंपनी है, मतलब कंपनी इनकॉर्पोरेटेड बाय गारंटी है, तो उस केस में आप क्या क्या मेंटेन करोगे? आपके पास मेंबर की सारी डिटेल होनी चाहिए, मेंबर ने कब ज्वाइन किया है, कब सीज किया है, वो डेट होनी चाहिए, गारंटी का अमाउंट होना चाहिए, और अगर मेंबर के बारे में और कोई डिटेल आपके पास अवेलेबल है तो वो होनी चाहिए। दैट इज रूल नंबर 4, रूल नंबर 3 एंड रूल नंबर 4। क्लियर? आप यहां भी ऐसा लिख सकते हैं, रूल नंबर 3 रूल नंबर 4। सभी जवाब देंगे? क्या ये रूल क्लियर है? सोनी यस, तनिका यस, ओके। चलिए नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। नेक्स्ट रूल की बात करते हैं, रूल नंबर, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5। तो रूल नंबर 5 आपको क्या कहता है? रूल नंबर 5 हमें कहता है साहब, टाइम पीरियड फॉर इंट्रीज। इंट्रीज मतलब आपने रजिस्टर तो मेंटेन कर लिया, आपने रजिस्टर तो मेंटेन कर लिया, बट आप रजिस्टर में एंट्री कब करेंगे? आपने रजिस्टर तो मेंटेन कर लिया, बट आप किसी भी ट्रांजेक्शन को रजिस्टर में कब एंट्री करेंगे? विद इन 7 days ऑफ
अप्रूवल फ्रॉम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अप्रूवल मिलने के 7 दिन के अंदर, मतलब जिस दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने उस ट्रांजेक्शन को अप्रूव किया है उसके 7 दिन के अंदर। अब ट्रांजेक्शन कौन सा होगा भाई? किसी मेंबर का आना, किसी मेंबर का जाना, या फिर उसकी शेयर होल्डिंग में कोई चेंज हो जाना। तो जो भी ट्रांजेक्शन इन रजिस्टर से रिलेटेड था उस ट्रांजेक्शन के बारे में जब भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अप्रूव किया है उस ट्रांजेक्शन को, तो अप्रूव होने के 7 डेज के अंदर अंदर, अप्रूव होने के 7 डेज के अंदर अंदर आपको उसे क्या कर देना है? रजिस्टर में एंट्री कर देनी है। ठीक, अब वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा बार अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये पूछा जाता है, प्लेस ऑफ रजिस्टर, प्लेस ऑफ रजिस्टर। तो सबसे पहले एट रजिस्टर्ड ऑफिस। तो ये कहता है साहब रजिस्टर कहां मेंटेन होना चाहिए? रजिस्टर कहां मेंटेन होना चाहिए? बोले जो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है ना वहां पे रजिस्टर मेंटेन होने चाहिए। और एनी अदर सिटी, एनी अदर सिटी वेयर more than 10%, more than 10% members residing, more than 10% members residing, plus SR in general meeting, SR in general meeting। ये लीजिए। तो क्या कह रहा है? ये कह रहे हैं साहब रजिस्टर्स कहां मेंटेन करोगे? रजिस्टर्ड ऑफिस। आप रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा किसी दूसरी जगह भी मेंटेन कर सकते हो, किसी दूसरी जगह भी आप मेंटेन कर सकते हो, लेकिन उस सिटी में आपके 10% से ज्यादा मेंबर रहने चाहिए। ठीक है, और स्पेशल रिजोल्यूशन भी पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग में। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए बेटा एक कंपनी है, कोई भी XYZ कंपनी है जिसके 70% मेंबर्स जयपुर में रहते हैं। मैं कहता हूं साहब 70% मेंबर है जो जयपुर में रहते हैं, उसके 8% मेंबर कोलकाता में रहते हैं, 7% मेंबर मुंबई में रहते हैं, 6% मेंबर बेंगलोर में रहते हैं, और ऐसे छोटे छोटे 5%, 4%, 3%, ऐसे बहुत सारे सिटीज में रहते हैं। अब ये चाहता है कि साहब मैं कोलकाता में अपना रजिस्टर्ड ऑफिस मेंटेन, सॉरी कोलकाता में अपने रजिस्टर्स मेंटेन कर, कोलकाता में अपने रजिस्टर्स मेंटेन कर, और कहता है मैं स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर सकते हैं। हम स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर देंगे। उस कंपनी के सारे मेंबर्स कहते हैं कि रजिस्टर्ड ऑफिस कोलकाता में मेंटेन कर लीजिए, हम स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर देंगे। क्या वो कोलकाता में रजिस्टर्स मेंटेन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो सिंपल सी बात है कि भैया आपके रजिस्टर्ड, आपके जो रजिस्टर है वो आपके रजिस्टर्ड ऑफिस पे रहेंगे, लेकिन आप किसी दूसरी सिटी में भी मेंटेन कर सकते हो। प्राइमरी कंडीशन क्या है? प्राइमरी कंडीशन है 10% से ज्यादा मेंबर उस सिटी में रहने चाहिए। अगर
10% से ज्यादा मेंबर रहते भी हैं तो आप उस सिटी में रजिस्टर रख सकते हो, लेकिन आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। सेकेंडरी, अगर 10% से कम मेंबर रहते हैं और आप स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके वहां पे रखना चाहते हो तो नहीं रख सकते, मतलब 10% से ज्यादा मेंबर रहने चाहिए। ओके, हाँ चलिए एक बात और बताइए, मान लो इस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कोलकाता में, इसका रजिस्टर्ड ऑफिस कोलकाता में, इसके केवल 8% मेंबर्स कोलकाता में रहते हैं और इसका रजिस्टर्ड ऑफिस कोलकाता में, तो क्या ये कोलकाता में अपने रजिस्टर रख सकते हैं क्या? तो क्या ये कोलकाता में अपने रजिस्टर रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि रजिस्टर्ड ऑफिस जहां पे होता है वहां पे मेंबर्स वाली कंडीशन नहीं है। रजिस्टर्ड ऑफिस पे आप अपने रजिस्टर मेंटेन कर सकते हो। ठीक है सर। चलिए साहब आगे, आगे कहता है एंट्रीज फॉर चेंजेस। भाई आपने रजिस्टर मेंटेन कर लिया, जब कंपनी स्टार्ट हुई आपने रजिस्टर बना दिया, सारी चीजें रख दी, लेकिन अगर कोई चेंजेस होते हैं तो क्या चेंजेस को भी एंट्री करनी है? यस, ऑल चेंजेस विल बी entered in the register, that is change status of any member। अब यहाँ पे स्टेटस ऑफ मेंबर का मीनिंग ये नहीं है कि साहब वो मेंबर बहुत पैसे वाला हो गया, वो मेंबर बहुत पैसे वाला हो गया, इससे मतलब नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज ये है मेंबर का स्टेटस, क्या उसके पास नंबर ऑफ शेयर बढ़ गए, क्या नंबर ऑफ शेयर कम हो गए, या उसका कोई एड्रेस चेंज हो गया, या उसका कोई कॉन्टेक्ट नंबर चेंज हो गया, या उसने शेयर सेल कर दिए, तो वो चीजें आपको यहाँ पे लिखनी होती है। एनी ऑर्डर ऑफ ऑथोरिटी, किसी अथॉरिटी ने, किसी अथॉरिटी ने आपको एड्रेस चेंज करने, मतलब किसी अथॉरिटी ने आपको कोई चेंजेस करने के लिए कहा है, रजिस्टर में ऑर्डर दिया है, तो आपको जैसे कोर्ट का कोई ऑर्डर आ गया, या एनसीएलटी का ऑर्डर आ गया, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई ऑर्डर आ गया, तो उसके अकॉर्डिंग आपको उसमें चेंज करना ही पड़ेगा। डेथ ऑफ मेंबर, अगर किसी मेंबर की डेथ हो जाए तो भैया उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को नाम के नाम करना पड़ेगा। इंसॉल्वेंसी एटसेट्रा, अगर कोई मेंबर इंसॉल्वेंट हो जाए तो आपको उसमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। दैट इज, ठीक है। फिर इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी, इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी, इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी। अब लिस्टेड कंपनी के बारे में क्या कहता है कि भाई जो कंपनी के प्रमोटर हैं, जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं, तो अगर कंपनी के प्रमोटर्स ने अपने शेयर्स पे, अपने शेयर्स को गिरवी रख दिया है, अपने शेयर्स पे कोई लोन ले लिया, अपने शेयर को गिरवी रख दिया, या कोई लिएन क्रिएट कर लिया, तो वो चीजें क्या है वो भी आपको वहां पे डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। तो ये क्या कहता है, एनी प्लेस लिएन और
hypothecation of shares by promoters shall be entered in 15 days। ये लो साहब। अच्छा, इनका मीनिंग समझते हो क्या? प्लेज, लिएन, हाइपोथिकेशन, प्लेज, लिएन, हाइपोथिकेशन। प्लेज का मतलब किसी के पास गिरवी रख देना। प्लेज का मतलब होता है किसी के पास गिरवी रख देना। आपने आपके शेयर के डॉक्यूमेंट है वो किसी के पास गिरवी रख दिए और आपने उससे क्या ले लिया? लोन ले लिया। गिरवी रख देना मतलब आप अब उनसे को यूज नहीं कर पा रहे हो, अब वो किसके पास रखे हैं? वो उनके पास रखे हैं। डन। तो ये तो कहलाता है प्लीज। क्लियर? थोड़ा सा डिफरेंस है बस, आप उन शेयर्स पे कंट्रोल नहीं है अब आपका। वो कंट्रोल किसके पोजीशन में है? वो शेयर्स उस आदमी के पोजीशन में है जिसने आपको लोन दे रखा है। डन। पहली चीज ये तो कहलाता है प्लेस। फिर आता है लिएन। लिएन का मतलब होता है आपने राइट दे दिया। आपने क्या दे दिया? राइट दे दिया कि भाई कल को अगर मैंने आपसे जो पैसा ले रखा है, अगर वो पैसा मैं नहीं देता हूं तो आप इन शेयर्स को अपने पोजीशन में ले सकते हैं। ठीक है? मतलब आप इन शेयर्स पे आपका राइट हो जाएगा, आप अपना राइट यूज कर सकते हैं। अगर मैं आपका पैसा नहीं देता हूं तो शेयर्स उसके पोजीशन में नहीं है। हमारे शेयर्स के डॉक्यूमेंट्स हमारे पास में रखे हैं, सब कुछ हमारे पास में, लेकिन उसका राइट है। आपने उसके साथ में कोई एग्रीमेंट कर रखा है कि हाँ भाई अगर मैं आपको पैसे नहीं देता हूं तो आप मेरे शेयर्स पे लिए कर सकते हो, मतलब आप अधिकार, आपका अधिकार माना जाएगा। दैट इज कॉल्ड लिए। थोड़ा सा ही डिफरेंस हुआ। पहले में आपने अपने शेयर्स के डॉक्यूमेंट उसके यहाँ पे रख दिए, दूसरे वाले केस में मैं आपको कहता हूँ अपने शेयर के डॉक्यूमेंट उसके यहाँ पे नहीं रखे, लेकिन उसके साथ एग्रीमेंट कर ली। डन। तीसरा हाइपोथिकेशन। हाइपोथिकेशन क्या होता है? आपने उसे कहा कि देखो मेरे पास 1 करोड़ रुपए के शेयर, अब 1 करोड़ रुपए के शेयर आपके पास है, आपने उससे लोन लिया 50 लाख रुपए का, तो क्या आप इन शेयर को बेच नहीं सकते? तो वो कहता है बेचते रहो, खरीदते रहो, मुझे मतलब नहीं है। आज आपके पास 1 करोड़ के ये शेयर्स हैं, आपने इसमें से कुछ बेच दिए, दूसरे खरीद लिए, तो ऐसा हो सकता है। वो वैल्यू आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, वो वैल्यू आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। जरूरी नहीं है वो कि वो शेयर मेंटेन करने पड़ेगी, लेकिन उतनी वैल्यू के शेयर आपको मेंटेन करने पड़ेंगे। आप उनमें से कोई पहले वाले बेच सकते हो, नए खरीद सकते हो, तो वो कहलाता है हाइपोथिकेशन। ओके? ये अलग अलग टर्म्स है, मीनिंग सबका एक ही है। अल्टीमेटली आपने शेयर गिरवी रख के उस पर लोन लिए, ठीक है ना? शेयर के बदले में पैसा लिया है लोगों से। अल्टीमेट मीनिंग सभी का एक ही है, अलग अलग कंडीशन में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ओके? तो आपने किस तरह का एग्रीमेंट किया है वो डिपेंड करता है। क्या आपने प्लेस का एग्रीमेंट किया है, क्या आपने लिएन का एग्रीमेंट किया है, क्या आपने हाइपोथिकेशन का एग्रीमेंट किया है। अलग अलग केसेस में अलग अलग एग्रीमेंट होते हैं। डन? समझ गए? सर कोई एग्जांपल दीजिए, कोई एग्जांपल दीजिए। जैसे बेटा पहले शेयर फिजिकल फॉर्म में होते थे, पहले शेयर फिजिकल फॉर्म में होते थे, आपके पास शेयर सर्टिफिकेट होता था, तो आप उन्हें प्लेज रख सकते थे, गिरवी रख सकते थे। आजकल शेयर फिजिकल फॉर्म में होते ही नहीं है। किस में होते हैं? डीमेट अकाउंट में। तो क्या आप अपना अकाउंट उठा के गिरवी रख के आओगे? नहीं रख के आ सकते। तो आजकल क्या होता है? आजकल लिएन होता है। आजकल क्या हो जाता है? आजकल लिएन हो जाता है। ठीक है? तो ऐसा हो सकता है, या हाइपोथिकेशन हो जाता है। तो वो अलग अलग सिचुएशन में इनमें से अलग अलग चीजें एप्लीकेबल होती है। क्लियर है? यहां तक समझ गए?
ये था आपका रूल नंबर 5, ये था हमारा रूल नंबर 5। क्लियर है? चलिए, रूल नंबर 6, रूल नंबर 6, अब आपको कहा था कि साहब आपको इंडेक्स मेंटेन करनी है, आपको इंडेक्स मेंटेन करनी है। इंडेक्स मेंटेन करनी, बट मेंटेनेंस ऑफ इंडेक्स only if, maintenance of index only if members are more than 50 मेंबर। ये लो सर, मतलब अगर आपके 50 मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर 50 मेंबर से कम है तो भैया आपको इंडेक्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। इंडेक्स तभी मेंटेन करना है जब आपके पास 50 मेंबर से ज्यादा मेंबर हो। ओके, अगर 50 से ज्यादा मेंबर है तो आपको इंडेक्स मेंटेन करना है, अगर 50 से ज्यादा मेंबर नहीं है तो इंडेक्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। ओके, फटाफट से लिखो, एक रूल और करना है, छोटा सा है। डन। रूल नंबर 7, रूल नंबर 7, रूल 7 विद सेक्शन 88 सबसेक्शन 4। रूल नंबर 7 विद सेक्शन 88 सबसेक्शन 4, मतलब ये दोनों का मिक्सचर है, ये दोनों का मिक्सचर है, दोनों ने कुछ कुछ बातें कह रखी है, अप्लाई दोनों की होती है। कि रूल नंबर 7 किसके साथ में आपको पढ़ना है, सेक्शन 88(4), ठीक है। किसकी बात करता है, फॉरेन रजिस्टर्स, फॉरेन रजिस्टर्स किसकी बातें ये करते हैं, ये बातें करते हैं फॉरेन रजिस्टर्स। ये कहता है साहब, क्या कंपनी फॉरेन रजिस्टर्स मेंटेन कर सकती है? यस, यस, कैन मेंटेन फॉरेन रजिस्टर्स, यस, कैन मेंटेन फॉरेन रजिस्टर्स। ये कहता है यस, ऑल रजिस्टर can be maintained outside India. All register can be maintained outside India, showing, क्यों मेंटेन किए जाते हैं, क्यों मेंटेन किए जाते हैं, showing holdings of person, holdings of person residing outside India। अब भाई कुछ लोग हैं जो मेंबर है वो इंडिया में रहते ही नहीं है, वो रहते इंडिया के बाहर है,
तो क्या उन लोगों के लिए, उन लोगों की डिटेल्स मेंटेन करने के लिए क्या हम आउटसाइड इंडिया में रजिस्टर मेंटेन कर सकते हैं? कर सकते हैं, बट ओनली इफ AOA, ओनली इफ AOA परमिट्स। आपको याद है सेक्शन 88 में मैंने एक लाइन लिखी थी, सेक्शन 88 में मैंने लिखा था कि फॉरेन रजिस्टर मेंटेन किए जा सकते हैं अगर AOA अलाउ करता है। देखो ये बात आ गई ना कि 88 के साथ में पढ़ना है। अगर 88 अलाउ नहीं करता, 88 में ये नहीं कहा हुआ होता तो कोई जरूरत नहीं थी, ये बात 88 में ही करें। ठीक है, चलिए साहब। इन फॉर्म MGT3, फॉर्म MGT3, in notice for location, in notice for location of such office to ROC in 30 days of opening of register, opening of register, or in case of any changes or discontinue। तो भाई सिंपल सी बात ये कहता है कि जिस दिन आपने फॉरेन में कहीं पे भी, फॉरेन में कहीं पे भी रजिस्टर मेंटेन किया है तो उस रजिस्टर की ओपनिंग डेट को आप उसका लोकेशन बताओगे साहब, इसका ये लोकेशन है। फिर आपने उस रजिस्टर में कोई चेंज किया है तो भी बताओगे कि साहब इस रजिस्टर में हमने ये चेंज कर दिया। अगर डिसकंटिन्यू कर देते हो वहां पे रखना तो वो भी इन्फॉर्म करोगे। ठीक है, किसमें इन्फॉर्म करोगे? MGT3 में। कितने दिन में इन्फॉर्म करोगे? 30 डेज में इन्फॉर्म करोगे। इन सेम फॉर्मेट एंड मैनर ऑफ प्रिंसिपल रजिस्टर। अब साहब वो रजिस्टर मेंटेन कैसे किया जाएगा? वो रजिस्टर सेम उसी फॉर्मेट में और उसी मैनर में किया जाएगा जिस मैनर में प्रिंसिपल रजिस्टर रखा जाता है। प्रिंसिपल रजिस्टर मतलब इन इंडिया, जैसे आपने इंडिया में रजिस्टर रखा है सेम उसी फॉर्मेट में और उसी मैनर में आप फॉरेन रजिस्टर मेंटेन करेंगे। ठीक है, चलिए साहब। एंट्री विल only be made after approval of board of director। उसमें कोई भी एंट्री कब की जाएगी? जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव कर देता है। एंड कॉपी ऑफ सच एंट्री इन रजिस्टर इन इंडिया विद इन 15 डेज। अब आपने फॉरेन रजिस्टर में, आपने फॉरेन रजिस्टर में एंट्री कर दी, तो जो एंट्री आपने फॉरेन रजिस्टर में की है
उस एंट्री को विद इन 15 डेज, उस एंट्री को विद इन 15 डेज आपको इंडिया के रजिस्टर में भी रिकॉर्ड करना है, इंडिया के रजिस्टर में भी रिकॉर्ड करना है। ठीक है, क्लियर, नोट कर लिया इतना। A duplicate copy of foreign register maintained in इंडिया। फॉरेन रजिस्टर की एक डुप्लीकेट कॉपी आपको इंडिया में भी मेंटेन करनी पड़ेगी। पेनल्टी, कंपनी एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट, कंपनी एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट ₹50,000 to ₹3 लाख, 50,000 रुपए से 3 लाख तक, एंड ₹1,000 पर डे। इसलिए इसमें डेज इंपॉर्टेंट होता है। डन, फटाफट से नोट कर लीजिए। ये बात थी आपके रजिस्टर की। रजिस्टर्स के लिए बेसिक सेक्शन हमने पढ़ लिया है, बेसिक रूल्स हमने पढ़ लिए हैं, सेक्शन 88। ओके, अब हमारे बेटा कल हमारा ये रजिस्टर वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा, रजिस्टर। उसके बाद हमारे पास दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें बचेगी, एक तो मीटिंग्स और एक डायरेक्टर्स, एक तो मीटिंग्स ऑफ कंपनी और एक डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी। डन, तो दो इंपॉर्टेंट चीजें हमें और पढ़नी रहेगी, एक तो मीटिंग्स और एक डायरेक्टर्स। डन, उसके बाद हमारा कंपनीज एक्ट का हमारे लिए एप्लीकेबल पोर्शन ओवर हो जाएगा। क्लियर, ये नोट हो गया? नोट करने के बाद ओके कहे मेरे को। सुहानी है सर, एकता ओके, कनिका डन। चलिए, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।